नमस्कार छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अनिवार्य हिंदी में अगला बिंदु ले रहे हैं संक्षेपण का। संक्षेपण और पल्लवन ये दो तरह के आपके यहाँ अवतरण आते हैं। एक को संक्षिप्त करना होता है और एक को पल्लवित करना होता है, विस्तार करना होता है, बड़ा करना होता है। ये 5-5 नंबर के दोनों प्रश्न आते हैं। बहुत सरल है इनमें अंक प्राप्त करना, केवल इसको समझना मात्र है। जो अवतरण आपके यहाँ प्रश्न पत्र में आया है, आप उसको सर्वप्रथम गौर से पढ़िए, बहुत आराम से धीरे धीरे समझ के 1 बार 2 बार 3 बार उस अवतरण को पढ़िए और पेंसिल से कहीं अंडरलाइन उस जगह को कीजिए, उस किसी शब्द को कीजिए जो आपको लग रहा है कि ये इस अवतरण का सबसे उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। उस शीर्षक को, जो उस पूरे अवतरण को, पूरे पद्यांश अथवा गद्यांश का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, वो शब्द या वाक्यांश जो जिसमें उस पूरे अवतरण या पद्यांश अथवा गद्यांश का भावार्थ निहित हो, उसको आप शीर्षक के तौर पर अंडरलाइन कर दीजिए। वो उस अवतरण का शीर्षक होगा। यह सुनिश्चित हो गया। एक बिंदु यहां समाप्त हो जाता है कि हमने सबसे पहले जो पल्लवन या संक्षेपण होता है उसका शीर्षक जो है वो निर्धारित करना होता है। तो आप सबसे पहले उसका शीर्षक निर्धारित कर दीजिए। उसके बाद उसके मूल भाव को मद्देनजर रखते हुए उसको पुनः पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ दिमाग में आप एक चीज को सुनिश्चित करते चलिए कि इसमें ऐसे कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी भावनाएं हैं जिसको बहुत कम शब्दों में हम इसके पूरे अर्थ को प्रतिपादित कर सके, परिभाषित कर सके, समझा सके। उसको आप अपने जहन में स्थापित कर लीजिए और फिर शीर्षक के साथ उस, जैसे कि 7, 8, 9, 10 लाइनों का मान लो आपको गद्यांश अथवा पद्यांश दिया हुआ है, तो पद्यांश को तो आप क्या संक्षिप्त करेंगे, वो तो संक्षिप्त नहीं होगा, लेकिन गद्यांश दिया हुआ है तो उसको आप मुश्किल से 3, 3.5 और 4 लाइन में आप उसको, यानी आधा मानिए, आधे में आपको उसको कंप्लीट करना होगा, लेकिन उस पूरे का भाव उसमें क्लियर हो जाना चाहिए। जो प्रश्न पत्र निर्माता पूछना चाहता है, जो चाहता है, वो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस ढंग से आप उसका संक्षेपण करें। मैं आपके लिए एक पैराग्राफ पढ़ता हूं उदाहरण के लिए, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पैराग्राफ में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम 8 लाइन को किस तरीके से छोटे रूप में लिख सकते हैं और उसके भावार्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। स्वावलंबन, ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कोमा में है पूरा गद्यांश। स्वावलंबन का गुण सभी को सरलता से प्राप्त हो सकता है। यह किसी एक विशेष जाति, विशेष धर्म अथवा विशेष देश के निवासी की संपत्ति नहीं है। स्वावलंबन सभी के लिए, चाहे वह पूंजीवादी हो या मजदूर, पुरुष हो या स्त्री, वृद्ध हो या बालक, काला हो या गोरा, शिक्षित हो या अशिक्षित, प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर सुलभ है। इतिहास साक्षी है कि अत्यंत दीन तथा निर्धन व्यक्तियों ने स्वावलंबन के अलौकिक गुण द्वारा महान उन्नति की है। समाचार पत्र बेचने वाला एडिसन एक दिन महान उपन्यासकार हुआ। चंद्रगुप्त नामक एक निर्धन और साधारण सैनिक भारत का चक्रवर्ती सम्राट हुआ। हैदर अली प्रारंभ में एक सिपाही था। स्वावलंबन के कारण ही उसने दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे भारत के ख्यातिनाम नवरत्न हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजी अक्षर का ज्ञान सड़क के किनारे गड्ढे के किनारे मील के पत्थर के पास बैठकर प्राप्त किया था। यह एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को हमें शीर्षक सहित संक्षिप्त करना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि पहला शब्द इसका स्वावलंबन, और इस स्वावलंबन के गुण में जितने भी विभूतियों के नाम गिनवाए गए हैं, वो सारी विभूतियां स्वावलंबन के बल पर ही शीर्ष पर पहुंची हैं। तो
निश्चित रूप से इसका शीर्षक जो है वो स्वावलंबन निर्धारित होता है। तो सबसे पहला काम हमने किया कि हमने इसका शीर्षक चुन लिया, स्वावलंबन इसका शीर्षक होगा। अब भावनाओं को समेटते हुए शब्दों को सीमित करते हैं और संक्षेपण करते हैं। संक्षेपण में जैसे स्वावलंबन का गुण किसी देश, जाति अथवा व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। यह सभी को प्रत्येक स्थान और समय पर सहज रूप से प्राप्त हो सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक सामान्य और निर्धन व्यक्तियों जैसे एडिसन, चंद्रगुप्त, हैदर अली, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि का वर्णन मिलता है, जो स्वावलंबन के अलौकिक गुण को अपनाकर महान बन गए। अब आप देखिए, इस छोटे से पैराग्राफ में उस बड़े पैराग्राफ के पूरे भाव अपने आप में समाहित हो गए हैं, पूरे भाव आ गए हैं। अर्थात इसके लिए हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन भावों को समेटकर शब्दों में डालना है और सीमित करना है। इससे आपका संक्षेपण का जो प्रश्न है वो हल होता है। अभ्यास करना है और बहुत कम अभ्यास में ही ये हो जाता है कि आप केवल 10 पैराग्राफ चुन लीजिए और 10 पैराग्राफ को पढ़कर एक कॉपी में अलग से आप उसका संक्षेपण करने का शीर्षक सहित अभ्यास कर लीजिए। बहुत सरलता से आपके 5 में से 4 नंबर 5 भी हो सकते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसका उलट होता है पल्लवन। पल्लवन में जो दिए गए आपको अवतरण होता है या पद्यांश होता है, पल्लवन में पद्यांश हो सकता है या पद्यांश होता है, उसको आपको पल्लवित करना होता है, विस्तार करना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है। जैसे कि एक लाइन आपको दे दी और उस लाइन की आपको व्याख्या करनी है और व्याख्या के साथ साथ जो है उसका जो भाव है वो उसमें होना चाहिए, समाहित होना चाहिए। तो जैसे एक लाइन दे दी आपको कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, रामचरितमानस की चौपाई का एक भाग है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इस पंक्ति का पल्लवन करना है। पल्लवन का मतलब इसे बहुत अधिक खोलकर समझाना है, स्पष्ट करना है, व्याख्या करनी है। तो जब हम व्याख्या करते हैं, तो मैं पूर्व की वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि जब आप व्याख्या करें तो आप अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपसे इस विषय के बारे में कम जानता है, और जब वो आपसे इस विषय के बारे में कम जानता है तो आपको उसे समझाना है। तो उसको हर तरीके से समझाने का प्रयास कीजिए, पर, परंतु, किंतु, सारा लगा के जैसे भी किंतु परंतु से उसको समझा सकते हैं, आप उसको समझाने का प्रयास कीजिए। तो यहां आपको उसका इस एक आधी अधूरी पंक्ति का पल्लवन करना है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अब पल्लवन कैसे होगा देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी की यह उक्ति है, जहां सुबुद्धि है वहां संपत्ति का कोई अभाव नहीं होता। अर्थात सुबुद्धि है, एक मतलब है, बुद्धि जो है अच्छा सोचती है, वहां संपत्ति अपने आप ही आती है। सुबुद्धि से सुविचार बनते हैं। सद्विचार वाला व्यक्ति किसी से ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव नहीं करता है। वह अपने परिश्रम से उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। सुमति ही घर, परिवार, समाज और राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। इसके विपरीत जहां कुमति होती है वहां भारी परेशानी और संकट रहते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तुलसीदास ने बहुत अच्छी लाइन कही है। तो इसकी व्याख्या हम सुमति की व्याख्या करते हुए इसको कर सकते हैं कि जहां सुमति होती है वहां अपने आप संपत्ति आती है। सुमति से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में सद्बुद्धि हो, ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, इन सबसे वो व्यक्ति दूर हो, परिश्रम को महत्व देता हो, ईमानदारी से अपना कार्य करता हो, जीवन में सदाचरण उसके हो, ये सारी चीजें उसके जीवन में होंगी तो वह सुमति का प्रतीक होता है और अपने आप वह व्यक्ति विभिन्न संपत्तियों को प्राप्त करता है। तो एक पंक्ति को, आधी पंक्ति को, वाक्य अथवा वाक्यांश को अगर आप पल्लवित करते हैं, अगर आप उसका विस्तार करते हैं, विस्तार करके समझाते हैं, तो वह पल्लवन की श्रेणी में आता है। आपके 5 नंबर का ही यह प्रश्न भी होता है। बहुत आराम से
3 से 5 नंबर तक आप इसमें अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभ्यास आप लगातार करते रहें और बहुत आसानी से आप अंक प्राप्त करते रहें। अगले बिंदु में, अनिवार्य हिंदी के अगले बिंदु में हम एक और विषय लेंगे जो बहुत आसानी से आपको अंक दिलवाने में सक्षम होगा। नमस्कार।